जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, सवालिया सीरीज का ये तीसरा भाग है और इस सवालिया सीरीज में हम ऐसे नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं जो कि बीते 5 सालों के दौरान महाराष्ट्र की सत्ता में रहे, फिर चाहे वो राजनेता महाविकास आघाड़ी से रहे हों या फिर महायुति से। एक एक करके हम सबसे कड़वे, तीखे, बेबाक सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले हमने शरद पवार से सवाल पूछा, उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा और अब इसी कड़ी में हम अब सवाल पूछने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे ऊंचे कद के नेता हैं। ये फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और इसके पहले ये 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार ये 2014 में मुख्यमंत्री चुने गए, उसके बाद 2019 में ये करीब 3 दिनों तक मुख्यमंत्री थे। हालांकि जब शिंदे सरकार बनी तो इनका एक तरह से डिमोशन हो गया, इन्हें उप मुख्यमंत्री पद दिया गया, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक कारण थे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता भी रहे और इस दौरान भी उन्होंने ठाकरे सरकार को हमेशा गैस पर रखा। ठाकरे सरकार को लगातार ये अपने तीखे सवालों से और तमाम मुद्दों को उठाकर इन्होंने हमेशा जवाबदेही के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आज हम कई सवालों के जवाब इन्हीं से मांग रहे हैं। तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। देवेंद्र जी, अपने इस सीरीज में हम ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि जनता के मन में उठ रहे हैं। जनता के बीच हम घूमते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, तो जिन बातों को लेकर चर्चा होती है उन्हीं के आधार पर हम अपने सवाल तैयार करते हैं। तो जनता के मन में एक सबसे बड़ा सवाल है अजीत पवार को लेकर। इससे पहले भी कई लोगों ने इस सवाल को पूछा है और हम फिर एक बार इस सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं कि 2019 में और 2014 के चुनाव के पहले जिन अजीत पवार को आप तमाम घोटालों में जेल की चक्की पिसवाने की बात कर रहे थे, आपने शोले का डायलॉग कोट किया था एक चुनावी सभा में कि हमारी जब सरकार आएगी तो अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, आप उन्हें जेल में डाल देंगे। लेकिन आपने उन्हें जेल में डालने के बजाय मंत्रिमंडल में डाल दिया और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। पहली बार आपने इस तरह की कोशिश की थी नवंबर 2019 में, 23 नवंबर की उस सुबह हम सभी को याद है, पूरे देश को याद है, जब गुपचुप आपने सुबह सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी और उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। खैर, चूंकि अजीत पवार की बगावत तब फेल हो गई और आपकी सरकार टिक नहीं सकी। लेकिन 2023 में, जुलाई 2023 में फिर से एक बार अजीत पवार को आपने साथ में ले लिया। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी? उससे हफ्ते 10 दिन पहले ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आकर आरोप लगा के जाते हैं कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। उसके पहले भी कई बार एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कह चुके हैं और उसके बाद में जो सबसे भ्रष्ट चेहरा है आपके मुताबिक, उसी चेहरे को आप अपने साथ ले लेते हैं, मंत्रिमंडल में डाल देते हैं जेल में डालने के बजाय। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या आपने जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है? क्या आप जिसको एक दिन भ्रष्टाचारी बताएंगे और अगले दिन उसको सत्ता में साथ में ले लेंगे, तो क्या जनता इसे मंजूर कर पाएगी? तो मेरा सवाल यह है, मेरे 2 सवाल हैं कि जब आपके पास एकनाथ शिंदे को लिए जाने के बाद पर्याप्त बहुमत था, तो फिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया, ऐसे शख्स को क्यों लिया जिससे कि बीजेपी की छवि को डेंट पहुंच रहा था? आप तो कहते हैं ना कि पार्टी विथ अ डिफरेंस, और प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो फिर जिनको आप भ्रष्टाचारी मानते हैं उनको सरकार में जगह दे देते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल अजीत पवार से जुड़ा यह है कि आपको नवाब मलिक कैसे स्वीकार हो गए?
याद है ना, आपने एक विधानसभा सत्र के दौरान एक खत लिखा था अजीत पवार को और उसको सार्वजनिक किया था, जिसमें आपने नवाब मलिक को अजीत पवार के खेमे के साथ बैठे जाने पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि नवाब मलिक पर दाऊद गिरोह से सौदेबाजी करने का आरोप है, उनके साथ संपर्क रखने का आरोप है, और इसको लेकर आपने एक लंबा चौड़ा गुस्से भरा खत लिखा था कि यह हमको मंजूर नहीं है। लेकिन अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल भी तो थे, उनके ऊपर भी तो आरोप लगा था, इकबाल मिर्ची वाला केस था ना उनके ऊपर, वो आपको मंजूर थे। अच्छा, इसके बाद भी सिर्फ साथ देखे जाने पर आपने इतना बवाल खड़ा किया था, उसके बाद तो आधिकारिक तौर पर नवाब मलिक जो है अजीत पवार के साथ चले गए, और अब तो अजीत पवार की पार्टी उनकी बेटी को टिकट भी दे रही है, तो यह सब आपको मंजूर है। देवेंद्र जी से मेरा अगला सवाल उनके बतौर गृह मंत्री की जिम्मेदारी को लेकर है। आपको लगता नहीं है कि यह बड़ी ही दयनीय स्थिति है कि सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े हुए मुंबई के एक आला नेता को भीड़ के बीच पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद दूसरे राज्य से आए हुए शूटर गोलियों से छलनी कर देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, और उस वारदात के 2 हफ्ते बाद भी पुलिस को यह नहीं पता चलता कि आखिर मरवाने के पीछे साजिश किसकी थी और कारण क्या था, मोटिव क्या था, मकसद क्या था। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, साबरमती की जेल में कैद है, उत्तर भारत का एक गैंगस्टर। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस ने अब तक तार नहीं जोड़े हैं लॉरेंस बिश्नोई के इस हत्याकांड से, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसके गिरोह से जुड़े लोग इस वारदात में शामिल थे। इससे पहले भी एक वारदात की उन्होंने, जब सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई गई, उस मामले में भी गिरफ्तार लोगों की ओर से संकेत मिले कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का इसमें रोल हो सकता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से मुंबई पुलिस पूछताछ ही नहीं कर पा रही, उसको कस्टडी में ही नहीं ले पा रही, क्योंकि एक कानून के तहत लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से बाहर निकालने की इजाजत ही नहीं है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है तमाम कारण बताते हुए। लेकिन यह सारा कुछ लॉरेंस बिश्नोई के फायदे में जा रहा है, क्योंकि वो जेल में बैठकर बाहर कुछ भी वारदातों को अंजाम दिलवाता रहे, देश की कोई पुलिस फोर्स उससे पूछताछ नहीं कर सकती अपनी कस्टडी में लेकर। अगर मुंबई में ये 2 वारदातें हुई हैं, लेकिन इससे जो डर का माहौल पैदा हो रहा है उसको भुनाने की कोशिश, जैसा कि आमतौर पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड के गिरोह करते आए हैं, अगर लॉरेंस बिश्नोई भी करने लग जाता है, उसका गिरोह करने लग जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या फिर से मुंबई में वो 90 का दौर आएगा? देवेंद्र जी, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अगर आप प्रयास करते हैं और अगर आप चाहें तो ये जो पाबंदी लगी हुई है लॉरेंस बिश्नोई के साबरमती जेल के बाहर मूवमेंट की, उसको हटवाया जा सकता है, ताकि सख्ती से इसके साथ पूछताछ की जा सके और जो जरूरी कार्रवाई है वो इस पर की जा सके। तो मेरा सवाल है कि क्या आप ऐसा करेंगे? देवेंद्र जी, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि आपके कार्यकाल में महाराष्ट्र में सांप्रदायिक राजनीति को हवा क्यों मिल रही थी? नितेश राणे आप ही की पार्टी के विधायक हैं, कितनी आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें उन्होंने कही, एक संप्रदाय विशेष को उकसाने की खातिर बयान दिए, उनको भड़काने के बयान दिए। क्या सारा कुछ आपको मंजूर है? और बीते चंद सालों में महाराष्ट्र में
सांप्रदायिक वारदातें भी कई सारी हुई। कोल्हापुर में सांप्रदायिक तनाव हुआ। तो इस तरह की सांप्रदायिक ताकतें क्यों अपना सिर उठा रही हैं? बतौर गृह मंत्री, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप ऐसे लोगों को सबक सिखाएं? नीतीश राणे तो खुलेआम कहते हैं कि अपना बॉस बैठा हुआ है सागर बंगले में। एक तरह से यह कह रहे हैं कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, गृह मंत्री तो अपना ही है। उनके खिलाफ मामले तो दर्ज करा लिए गए, लेकिन क्या नीतीश राणे जेल भेजे जाएंगे? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? और सवाल सीधे आप पर भी है। आपने भी अभी एक बयान दे दिया वोट जिहाद का। तो ये वोट जिहाद क्या है? इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक रिपोर्ट आई थी तो जिसमें बताया गया कि जो आप जिसको वोट जिहाद बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो सच्चाई क्या है यह आप बताइए, मेरा सवाल है। देवेंद्र जी से मेरा अगला सवाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर है। मैंने तो उस केस को कवर किया है और मेरा अपना मानना है कि यह कोई हत्या का मामला नहीं है बल्कि आत्महत्या का मामला है और इसके पीछे मेरे अपने तर्क हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जांच एजेंसियां इस बारे में क्या सोचती हैं। 2-2.5 साल पहले सीबीआई की टीम यहां पर आई थी मुंबई जांच करने के लिए मामला, क्योंकि आखिरकार सीबीआई के पास गया और सीबीआई ने जांच भी पूरी कर ली, लेकिन एक भी शख्स की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। आप ही की पार्टी के 2 नेता नारायण राणे और उनके सुपुत्र नीतीश राणे आए दिन बयान देते रहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, एक पूर्व मंत्री का उसमें हाथ है, पेंगुइन का हाथ है, हमारे पास सबूत हैं, हम सबूत देंगे सीबीआई को। तो आज तक क्या सबूत दिया है? और अगर सबूत दिया है तो फिर सीबीआई ने अब तक संबंधित लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और यह सच बाहर क्यों नहीं आ रहा है? जब ठाकरे सरकार थी और आपकी पार्टी विपक्ष में थी तो बड़े पैमाने पर आपने इस मामले को उठाया था। तो क्या यह माना जाए कि चूंकि बिहार में चुनाव चल रहे थे, सुशांत सिंह बिहारी थे, तो उन सेंटीमेंट्स को भुनाने के लिए ही आपने इस मुद्दे को उठाया था? हां, आपने एसआईटी जरूर ऑर्डर कर दी है और उसकी जरूरत क्या थी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी सीबीआई ने तो पूरी जांच कर ही ली थी। लेकिन आप आए दिन एसआईटी जारी कर रहे थे। जब भी कुछ मुद्दा गर्म होता था तो सीधे एसआईटी का आदेश दे दिया जाता था। कई सारी एसआईटी आपने शुरू करवा दी, तो एक ये भी एसआईटी उसमें थी। लेकिन क्या आप केंद्र सरकार से बात करके ये नहीं करवा सकते कि सीबीआई उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे कि आखिर क्या दबा हुआ है सीबीआई की उस रिपोर्ट में, और ये सच सामने आए कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, आत्महत्या हुई थी? देवेंद्र जी, अगला सवाल मेरा परिवारवाद को लेकर है। आपकी पार्टी अक्सर कांग्रेस और एनसीपी पर परिवारवाद का आरोप लगाते आई है, लेकिन अभी जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने भी वही किया जो कि कांग्रेस और एनसीपी में हो रहा था। परिवारवाद को तो आपने भी बल दिया ना। नारायण राणे को टिकट मिलता है, उनके बेटे नीतीश राणे को टिकट मिलता है। आशीष शेलार को टिकट मिलता है तो उनके भाई को भी टिकट मिलता है। अशोक चौहान को राज्यसभा भेजा जाता है तो उनकी बेटी को विधानसभा के लिए टिकट मिलता है। राव साहेब दानवे को पहले टिकट दिया गया लोकसभा में, फिर उनके बेटे को टिकट दिया जाता है। देवेंद्र जी से मेरा अगला सवाल फोन टैपिंग को लेकर है, और यह सवाल आपके उस कार्यकाल को लेकर है जब आप मुख्यमंत्री थे और तब भी गृह मंत्रालय आपके पास में था। जब आपकी सरकार 2019 में चली गई तब यह बात सामने आई कि आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान विपक्ष के बड़े नेताओं के फोन टेप किए जाते थे, जैसे कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के संजय राउत का फोन टेप हो रहा था।
कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले का फोन टेप हो रहा था, एकनाथ खड़से का फोन टेप हो रहा था, इस तरह के आरोप लगे थे। और फिर ठाकरे सरकार ने इस मामले में आपराधिक मामले भी दर्ज करवाए, जांच के आदेश दिए, और इसमें रश्मि शुक्ला जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र की डीजीपी हैं, उनको आरोपी बनाया गया। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद में उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन नहीं दिया गया। जो मंजूरी कानूनन ली जानी चाहिए पुलिस को, वो मंजूरी मिली नहीं सरकार की तरफ से, और फिर मामला खत्म हो गया। चलिए हम मान लेते हैं कि रश्मि शुक्ला जी को राजनीतिक कारणों से ठाकरे सरकार ने फंसाया होगा, उनका नाम इस मामले में घसीट लिया, उन्होंने किसी के फोन टेप नहीं करवाए, उनका कोई दोष नहीं था। लेकिन फिर ये किसने करवाए? फोन टेप स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कैसे कर रहा था? यह गैरकानूनी काम कैसे चल रहा था? यह अलोकतांत्रिक काम कैसे चल रहा था? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ऐसे लोगों के नाम आप सामने लाएंगे जो कि अपने पद का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए विरोधी पक्ष के नेताओं के फोन टेप कर रहे थे? देवेंद्र जी से मेरा अगला सवाल एंटीलिया कांड को लेकर है, और ये वो एंटीलिया कांड है जिसका एक तरह से पर्दाफाश खुद आप ही ने किया था जब आप विपक्ष के नेता थे, और वाकई में जबरदस्त काम किया था आपने। ऐसा काम किया था जो कि जांच एजेंसियां करती हैं या फिर खोजी पत्रकार करते हैं, और आपने बतौर विपक्ष के नेता उन्हीं की भूमिका अदा की थी। आप ही ने सबसे पहले इस बात को उजागर किया था कि सचिन वाजे उस गाड़ी के मालिक का दोस्त है जो गाड़ी एंटीलिया मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों के साथ पाई गई थी, और कई सारे खुलासे किए थे। इसके बाद काफी कुछ घटनाक्रम हुए। अनिल देशमुख का नाम आया। अनिल देशमुख पर यह आरोप लगा कि वो सचिन वाजे पर 100 करोड़ रुपए उगाही करने का दबाव डालते थे होटल और बार मालिकों से। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि आपकी गाड़ी सचिन वाजे और अनिल देशमुख तक जाकर अटक क्यों गई? उसके आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि मुझे यह नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में इंसाफ अब तक हो पाया है, और जो असली मास्टरमाइंड है, जो असली कल्प्रिट है, वो पकड़ा गया है। वो अभी भी बाहर है, वो अभी भी बचा हुआ है, और शायद वो तभी पकड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे जाएगा, जब आप उसमें रुचि दिखाएंगे और अपनी उस जांच को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि मनसुख हिरेन की आत्मा को तभी शांति मिलेगी, तभी उसे न्याय मिलेगा, जब इस शख्स को पकड़ा जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाए। और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि आप उस जांच को आगे बढ़ाएंगे जो कि अनिल देशमुख के बाद आगे नहीं बढ़ी थी। और जो फेस टाइम में बालाजी कुरकुरे का जिक्र हुआ था कि जिनका आईडी बालाजी कुरकुरे है, उनकी क्या भूमिका रही, इसकी भी जांच होगी। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जैश उल हिंद ने पूरा कांड करवाया है, ऐसी फर्जी रिपोर्ट देने के लिए साइबर एक्सपर्ट को किसने और क्यों रिश्वत दी? तो मेरा सवाल यह है कि क्या आप असली कल्प्रिट तक, असली मुजरिम तक पहुंचेंगे? तो दर्शकों, ये थे हमारे कुछ सवाल देवेंद्र फडणवीस से। इससे पहले हम शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी सवाल पूछ चुके हैं, और आने वाली कड़ियों में हम दूसरे बड़े नेताओं से भी कुछ ऐसे ही तीखे और सख्त सवाल पूछेंगे। तो जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।